गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ आज हम क्लास 8 सोशल साइंस चैप्टर 22 मेजर चैलेंजेस बिफोर ऑफ द वर्ल्ड का पार्ट सेकंड डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। प्रीवियस पार्ट में हमने एनवायरनमेंट पर्यावरण के बारे में पढ़ लिया था, फिर वाटर पोल्यूशन के बारे में पढ़ा था, वाटर पोल्यूशन के रीज़न देखे थे हमने, फिर इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन देखा था और मेजर टू चेक वाटर पोल्यूशन। सेम इसी पोल्यूशन के आगे हम पढ़ेंगे एयर पोल्यूशन। तो जो अनडिज़ायरेबल चेंज वाटर के फिजिकल केमिकल कंडीशंस पर आए, तो कुछ अनडिज़ायरेबल चेंज ऐसे ही एयर के हुआ। देख जैसे यहाँ पर लिखा कि एयर इज एसेंशियल फॉर ऑल द लिविंग क्रीचर्स, देयर कैन नॉट बी लाइफ विदाउट एयर, कि बिना एयर की लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। द एटमॉस्फेयर हैज़ वेरियस गैसेज, दैट इज ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एटसेट्रा। दीज गैसेज आर फाउंड इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी एंड प्रोपोर्शन, की ये डिफरेंट गैसेस एक फिक्स क्वांटिटी और प्रोपोर्शन में पाए जाते हैं। इवन स्लाइड चेंजेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ गैसेस upset the entire system of atmosphere which directly affected human being and creatures, कि यदि इनके प्रोपोर्शन में थोड़ा बहुत भी चेंज आया किसी भी रीज़न से, तो ये डायरेक्टली ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट करते हैं और जो भी क्रीचर्स हैं उनकी लाइफ को भी अफेक्ट करते हैं। द प्रोसेस ऑफ एयर पॉल्यूशन बाय नेचुरल एंड ह्यूमन फैक्टर इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन, कि जिस भी प्रोसेस से, चाहे वो नेचुरल हो चाहे ह्यूमन फैक्टर हो, जिनकी वजह से ये एयर पॉल्यूट होता है, तो उसको एयर पॉल्यूशन बोलते हैं। जैसे इस इमेज में आप देखें कि यहाँ पर एयर पॉल्यूशन को बताया गया है, ठीक है। डिफरेंट टाइप का धुआं दिख रहा है आपको, गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है, उससे निकलने वाले स्मोक्स हैं। तो ये एयर पॉल्यूशन का एक एग्जाम्पल है जो कि ह्यूमंस के द्वारा किया जा रहा है। तो काजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन, अब काजेज देखते हैं। तो देखिए दो ही फैक्टर्स आपको दिखेंगे यहाँ पर, एक तो नेचुरल काजेज होगा और एक मैन मेड काजेज होगा। तो नेचुरल काजेज में देखिए, नेचुरल काजेज में क्या लिखा है कि एयर पॉल्यूशन इज काज्ड बाय नेचुरल फैक्टर लाइक एरप्शन ऑफ वॉल्केनो एंड गैसेस, कि जब कभी वॉल्केनो का एरप्शन होता है, ठीक है, वहाँ से गैसेस निकलती हैं, स्मोक्स, पीसेस ऑफ स्टोन, एश एटसेट्रा विच कम आउट मिक्स अप इन द एयर एंड काज पॉल्यूशन, कि जब ये बाहर आते हैं नीचे से तो एयर पे मिक्सअप होते हैं और एयर को पॉल्यूट करते हैं। अब आता है मैन फैक्टर, जो कि एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं हम, यानी मैन मेड काजेज। मैन मेड क्या लिखा, मैन मेड्स काजेज ऑफ एयर पॉल्यूशन आर द फॉलोइंग, जो मेन काजेज हैं, ठीक है, कौन कौन से, ए बी सी। यहाँ पर ए बी सी यहाँ पर आप देखेंगे कि ए नंबर पर यहाँ पर है बाय ट्रांसपोर्ट, बी नंबर पर है इंडस्ट्री और सी नंबर पर है हाउस होल्ड वर्क्स। तो ट्रांसपोर्ट मतलब जो गाड़ियां चल रही हैं उनसे इमिनेटिंग फ्रॉम व्हीकल्स, की स्मोक जो है वो इमिनेटिंग होता है, निकलता है बाय इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज से देखिए, जो इंडस्ट्रियल फैक्ट्रीज होती हैं उससे चिमनी से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्री केमिकल फर्टिलाइजर पॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के प्रोड्यूशन करते हैं ये। एंड नाउ बाय हाउस होल्ड वर्क, आप देखिए हाउस होल्ड वर्क, घर में हम लकड़ी के कोयले जलाते हैं, ठीक है, लकड़ी जलाते हैं, केरोसिन का यूज़ करते हैं। तो ये सब हाउस होल्ड वर्क है, इनको आप जब हम खाना बनाने में, पानी गर्म करने में इनका यूज़ करते हैं, तो अननेसेसरी हम एयर को पॉल्यूट करते हैं। तो ये खुद आप आंसर लिख सकते हो। इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन, अब इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन क्या होते हैं, तो देखिए इसको तो बिना बताए भी आप जान सकते हैं कि द एयर पोल्यूशन लीव्स टेलिंग इफेक्ट ऑन रिस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स, की ह्यूमन बींग्स के रिस्पिरेटरी सिस्टम पर सीधा प्रभाव डालता है। टेलिंग इफेक्ट का मतलब तो सीधा प्रभाव। Many respiration related disease like asthma, TB, lung cancer are caused due to air pollution। तो एयर पोल्यूशन से होने वाली बीमारियां हैं ये, ठीक है, लाइक अस्थमा है, टीबी है, टीबी को ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है, लंग का कैंसर है, ठीक है। अब देखिए एयर पोल्यूशन को कैसे रोका जा सकता है, तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मेजर्स हैं जहाँ से हम एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे। यहाँ पर आप नीचे देखेंगे, पहला लिखा है यहाँ पर कि कंस्ट्रक्शन ऑफ चिमनी इन प्लांट्स शुड बी वेरी हाई एंड टू बी इंस्पेक्टेड बाय पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, की इनकी चिमनियाँ जो है बहुत ऊंची जगह बनाई जाए और हमेशा इनको पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से चेक कराया जाए। टू बैन यूज ऑफ रॉ कोल एंड वुड एज फ्यूल, कि रॉ कोल जो कच्चा कोयला होता है, ठीक है, और जो लकड़ियाँ हैं उसको फ्यूल के रूप में जो यूज़ करते हैं उस पर टोटली बैन किया जाए। टू क्लोज ओपन सीवेज, जो ओपन सीवेज नालियाँ जो ओपन होती हैं उसको क्लोज कराया जाए। टू मेक द पीपल अवेयर एंड डिफॉरेस्टेशन भी चेक्ड, कि लोगों को अवेयर किया जाए, डिफॉरेस्टेशन को पूरी तरह खत्म किया जाए। इफेक्टिव लॉज शुड बी इनेक्टेड, और इफेक्टिव लॉज भी बनाए जाए, नियम भी बनाए जाए। नाउ द नॉइज पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। देखिए साउंड क्या है, जब हम धीरे धीरे आवाज में गाना सुनते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सोचिए जरा उसकी वॉल्यूम, यदि स्पीकर का वॉल्यूम कोई तेज कर दे और आपके कान के पास रख दे, तब क्या वो गाना सुनने में अच्छा लगेगा आपको?
नहीं लगेगा। तो यही है नॉइस पोल्यूशन। तो देखेंगे नॉइस पोल्यूशन के बारे में लिखा हुआ है कि द नॉइस इज एन अनडिजायरेबल साउंड विच इज नॉट एकिन टू ईयर्स, कि ऐसा एक अनडिजायरेबल साउंड जो हमारे कानों को सुनने में अच्छा ना लगे, तो उसको हम पॉल्यूशन बोलते हैं, नॉइस पॉल्यूशन बोलते हैं। टू मच नॉइस इंक्रीज मेंटल टेंशन रिजल्टिंग इन वेरियस साइकोलॉजिकल डिसीज। अब देखिए कभी कभी यदि हमको तेज सुनाई दे रहा है तो उससे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन रेगुलर हम हाई वॉल्यूम के टच में रहें, ठीक है, तो हमको मेंटल डिसीज हो सकती है, साइकोलॉजिकल डिसीज हो सकती है। पब्लिक अवेयरनेस एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन इज नेसेसरी टू कंट्रोल द एवर पॉल्यूशन, कि इन पॉल्यूशन को खत्म करने के लिए पब्लिक का अवेयरनेस, उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाउ द ग्लोबलाइजेशन। अब देखिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब आप समझ जाइए। ग्लोबलाइजेशन का मतलब यानी ग्लोब के अंदर जो सारे कंट्रीज हैं उनका एक दूसरे के नज़दीक आना बाय द हेल्प ऑफ ट्रेडिंग। इस समय ट्रेडिंग जो है, हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री पर व्यापार करते हैं, चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यही ग्लोबलाइजेशन है कि जब एक दूसरी कंट्रियां जो इनेक्ट करती हैं, जैसे यहाँ लिखा है कि द वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल द नेशन ऑफ द वर्ल्ड, की इन्वॉल्वमेंट है सारे नेशन का। इफ वी थिंक अबाउट द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन वी फाइंड दैट रॉ मटेरियल कम्स फ्रॉम वन नेशन एंड टेक्निक एंड नो हाउ टू मेक गुड्स रॉ फ्रॉम मटेरियल्स इज प्रोवाइडेड बाय अनदर कंट्री। देखिए समझाने का मतलब ये है कि फॉर एग्जाम्पल मुझे एक बेंच बनानी है, ठीक है, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल के तौर पर समझे, तो मैं लकड़ी लेकर आ रहा हूँ फ्रांस से, और उसकी डिजाइनिंग के लिए मैं इंजीनियर्स बुला रहा हूँ इंग्लैंड से। तो मैंने दो कंट्रीज की हेल्प ली, ठीक है। तो इस तरीके से ये ट्रेडिंग की जो प्रोसेस है पूरे वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड चलती रहती है। तो यही ग्लोबलाइजेशन है, बाकी चीज़ें कोई काम की नहीं है, ठीक है। देखिए ग्लोबलाइजेशन की प्रोसेस यहाँ पर लिखी है, इसको बस आप याद कर लीजिए कि द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन मेक नेशन इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर एंड मिनिमाइज डिस्टेंस, कि एक दूसरे नेशन का एक दूसरे के प्रति इंटरडिपेंडेंट होना, ये ग्लोबलाइजेशन की सबसे बड़ी पहचान है। और साथ में यहाँ पर लिखा है कि एंड मिनिमाइज डिस्टेंस, और डिस्टेंस को मिनिमाइज कर दिया गया, कम कर दिया गया। वन कंट्री डिपेंड्स ऑन द अदर कंट्रीज फॉर डेवलपमेंट, और एक कंट्री दूसरी कंट्रीज पर डेवलपमेंट के लिए डिपेंड है, ठीक है, यही ग्लोबलाइजेशन है। अब यहाँ पर देखिए बेनिफिट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स क्या क्या है। तो देखिए फ्लो कैपिटल इंक्रीज थ्रू ग्लोबलाइजेशन, कि फ्लो ऑफ कैपिटल, कि जो कैपिटल का फ्लो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री पर, वो ग्लोबलाइजेशन के थ्रू इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज इन द इंटरनेशनल प्रोडक्शन। अब इंटरनेशनल प्रोडक्शन कैसे, कि भैया विदेश की जो चीज़ें हम मंगा रहे हैं, हो सकता है आने वाले समय में हम अपनी कंट्रीज पर ही इन चीज़ों का प्रोडक्शन स्टार्ट कर दें, ठीक है। ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड कंपटीशन, इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ साथ हमारे पास कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। तो ये तो कुछ बेनिफिट्स हैं, लेकिन जहाँ पर बेनिफिट्स हैं उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट या एडवर्स इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। तो देखेंगे एडवर्स इम्पैक्ट में सबसे पहला नंबर यहाँ पर है नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। अब डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, जब बाहर के इंडस्ट्रीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जब ग्लोबलाइजेशन के थ्रू हमारे यहाँ पर आती हैं, तो हमारी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो इनसे कंपटीशन नहीं कर पाती और वो वर्ज ऑफ एक्सटेंशन यानी खत्म होने के कगार पर आ जाती हैं। सेकेंड नंबर पर डिस्पैरिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन देखिए क्या लिखा है कि ड्यू टू क्लोजर ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज एंड इट क्रिएट अ डिस्पैरिटी इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देखिए डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के खत्म होने की वजह से बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, ठीक है, और इससे इकोनॉमिक डिस्पैरिटी यानी इकोनॉमिक आर्थिक तौर पर असमानताएं आ जाती है। स्प्रेड ऑफ कंज्यूमर कल्चर, देखिए इसको आप समझिए कि दुनिया जो है उपभोक्तावादी बनती जा रही है, यानी इसका मतलब है कि द एग्रेसिव पब्लिसिटी मेथड ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज है प्रमोट द कंज्यूमर कल्चर। अब देखिए पब्लिसिटी स्टंट जिसको बोलते हैं कि सामान में के अंदर जो क्वालिटीज नहीं है उसको बेचने के लिए उससे ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर क्वालिटी बढ़ाना बताना, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर कल्चर, कि कंज्यूमर जैसा चाहता है उस तरीके से आप बताइए और खराब माल भी चिपका दीजिए, ठीक है। इसके बाद लास्ट है गल्ट ऑफ लग्जरी प्रोडक्ट। अब देखिए लग्जरी प्रोडक्ट की भरमार हो रही है, कैसे, ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन द लग्जरी प्रोडक्ट आर इन प्लेंटी इन कंपैरिजन टू द यूटिलिटी प्रोडक्ट मेड इन द कंट्री, कि यूटिलिटी चीजों से ज्यादा हम लग्जरी प्रोडक्ट की तरफ आकर्षित होते जा रहे हैं, ये ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि द ग्लोबलाइजेशन लेस फोकस ऑन टू एरियाज, लिबरलिज्म एंड प्राइवेटाइजेशन। लिबरलाइजेशन मीन्स टू to essay laws to as laws and promote multinational companies to invest money in country
इन द इंडस्ट्री। देखिए लिबरलाइजेशन का मतलब आप समझिए, इसको उदारीकरण बोलते हैं, और प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है निजीकरण। तो देखिए लिबरलाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होती है उसमें कुछ छूट देना ही लिबरलाइजेशन कहलाता है। जैसे चीज़ों के टैक्स, जैसे कोई कंपनी बाहर से आती है तो उसको कम टैक्स से व्यापार करने की छूट दे दी जाए। ठीक है, बाहर की कंपनी को इनकरेज किया जाए कि भैया वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करें, यहाँ पर अपनी इंडस्ट्रीज लगाएं। दैट इज कॉल्ड लिबरलाइजेशन। और प्राइवेटाइजेशन यानी जो गवर्नमेंट जिन चीज़ों को संभाल नहीं पा रही उनको प्राइवेट कंपनीज के हाथ में वो बेच देती है। आजकल इसके एग्जांपल आप बहुत देख रहे होंगे, काफ़ी सारी गवर्नमेंट की चीज़ें जो है वो प्राइवेट हाथों पे चली जा रही है। ठीक है, इसके बाद आता है मेन टेररिज्म। देखिए टेररिज्म में आप ये समझिए कि टेररिज्म यानी आतंक, कि आतंकवादियों का काम क्या होता है, लोगों को डराकर अपनी डिमांड को फुलफिल कराना। ठीक है, ये चीज़ लिखा होगा यहाँ पर कि देखिए इन द 21st सेंचुरी टेररिज्म इज गेटिंग ग्लोबल, कि 21st सेंचुरी में टेररिज्म है वो ग्लोबल हो चुका है, यानी पूरे विश्व की समस्या बन चुका है। द लास्ट 20 ईयर हैव विटनेस्ड शार्प इंक्रीज इन द टेररिस्ट एक्टिविटी, कि लास्ट 20 ईयर्स में हमने बहुत सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ देखी हैं। हमने अमेरिका पर हमला होते देखा है, हमने भारत के संसद भवन पर हमला होते देखा है, हमने बम विस्फोट होते हुए देखा है, लाखों लोगों की जान जाती हुई देखी है हमने। यही तो टेररिज्म है। एक लाइन पर यहाँ पर डेफिनेशन लिखी कि टेररिज्म इज एन इलीगल फोर्सफुल मीन्स टू अचीव डिजायर गोल, कि जो आतंकवादी होते हैं एक डिजायर्ड गोल को पाने के लिए अनलीगल इलीगल एक्टिविटीज अपनाते हैं। ठीक है, तो टेररिज्म के बारे में यहाँ पर है, ये देखिए यहाँ पर है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अमेरिका में जो उसामा बिन लादेन ने हमला किया था उसकी एक फ़ोटो यहाँ पर पेस्ट की गई है। ठीक है, और हमारे यहाँ पर भी लिखा होगा कि इंडिया के अंदर 11 सितंबर यहाँ लिखा है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में जो बम विस्फोट किया गया था वो न्यूयॉर्क में 11 सितंबर 2001 में किया गया था। ठीक है, अब देखिए टेररिस्ट एक्टिविटीज़, की टेररिस्ट एक्टिविटीज़ क्या है। अब टेररिस्ट किस टाइप से एक्टिविटीज़ करते हैं, तो टेररिस्ट एंटी गवर्नमेंट एंड अगेंस्ट सोसाइटी वर्क करते हैं। ठीक है, दे हैव पॉलिटिकल गोल्स, इनके पॉलिटिकल गोल्स होते हैं, इनकी एक्टिविटी इलीगल होती है। ठीक है, ये टेरर यानी आतंक पैदा करते हैं लोगों के बीच में। ये क्या करते हैं, टेररिस्ट रिसोर्ट टू वायलेंट को, ये वायलेंट का रास्ता अपनाते हैं। ठीक है, टेररिज्म किल द लॉजिकल थिंकिंग, ये लॉजिकल थिंकिंग को नहीं मानते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से ये चीज़ें हैं आपकी बुक में, ये अवेलेबल होंगी, इनको आप लोग पढ़ लीजिए। इंडिया के अंदर हम आतंकवाद की बात करें तो इंडिया भी काफ़ी अफेक्टेड है, यानी इंडिया बस नहीं वर्ल्ड की सारी कंट्रियां आतंकवाद से अफेक्टेड हैं। ठीक है, तो इंडिया के बारे में यहाँ पर लिखा है कि 13 दिसंबर 2001 को इंडियन पार्लियामेंट में भी कुछ आतंकवादियों ने हमला किया था। ठीक है, इसका जो कंक्लूजन आप देखें तो यहाँ पर है कि समटाइम्स द टेररिस्ट एक्ट इन द नेम ऑफ रिलीजन, की कभी कभी ये रिलीजन के नाम पर दंगा करते हैं और किसी एक की वजह से काफ़ी सारे लोग बदनाम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, जो टेररिस्ट होते हैं उनका कोई धर्म नहीं होता, इनकी कोई जाति नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि कोई भी धर्म किसी को मारना पीटना ये नहीं सिखाता है। तो इसलिए जो रिलीजन के नाम पर दंगा करते हैं, ठीक है, कभी ऐसे लोगों पर भरोसा मत कीजिए आप। द टेररिज्म डिसरप्ट द नॉर्मल लाइफ एंड हिट्स द सोशल एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री। ये नॉर्मल लाइफ को क्या करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, लोगों की सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ, कंट्रीज की सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ को हैम्पर्ड करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट एंड पीपल हैव ऑलवेज अपोज्ड टेररिज्म, कि भारतीय लोग जो है या भारतीय गवर्नमेंट है इन्होंने हमेशा टेररिज्म को अपोज किया, टेररिज्म का विरोध किया। इंडिया इज डिटरमाइंड टू सेफ गार्ड इट्स यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, कि इंडिया हमेशा अपने देश में यूनिटी का मतलब कि जब बहुत सारे धर्मों के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं भारत में, इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। ठीक है, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी कहा जाता है, कि हम लोग भिन्न भिन्न टाइप के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, लेकिन सभी एक भाई भाई की तरह यहाँ पर रहना जानते हैं। तो ये यूनिटी है, इंटीग्रिटी है, और उसको सेफ गार्ड करने के लिए भारत हमेशा तत्पर रहता है। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के आंसर हैं जो इजीली आपको मिल जाएंगे। जैसे पार्लियामेंट पर अटैक कब हुआ, तो 13 दिसंबर 2001। व्हाट इज अलकायदा, अलकायदा एक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं इनके। ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं, और नहीं होगा तो फिर मैं भी इसको भी एक्सप्लेन करा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।